नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर बिल्कुल अलग अंदाज में आपको बताते हैं, उस अंदाज में कि आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। इसलिए कहता हूं ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। खुद भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खुल रहा है। पहला चैप्टर जिसमें ये पूछेंगे कि 2024 जीतने के लिए पीएम मोदी एक और नोटबंदी करेंगे क्या। एक नोटबंदी हुई थी, याद है, अब दूसरी भी होगी क्या, क्यों होगी, आज इस पर बात करूंगा। केजरीवाल और ओवैसी के कट्टर कंपटीशन का चैप्टर भी लेकर आया हूं। इसके अलावा आपसे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वो शैम्पू जिसको लगाने से कैंसर हो सकता है। आजकल तो हर रोज शैम्पू का फैशन है, पर वो कौन सा शैम्पू है जिससे कैंसर हो सकता है, आज उसके बारे में बताऊंगा। जरूर देखिएगा। अगली बार शैम्पू करने से पहले आज पाठशाला देख लीजिए। मोदी सूट बूट वाले दोस्तों पर करोड़ों का जुर्माना क्यों लगा रहे हैं, आज आपको यह भी बताऊंगा। और कबाड़ बेचकर पीएम मोदी ने कितने करोड़ कमा लिए हैं, उसका हिसाब भी दूंगा। साथ ही रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन सीक्रेट हथियार भारत क्यों खरीद रहा है, इसका चैप्टर भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आया हूं। लेकिन पाठशाला में पहले रोज की तरह दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन करेंगे, फिर पहला चैप्टर खोलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और औपचारिक रूप से मतलब अब वो अध्यक्ष हो गए। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज एक मजदूर का बेटा कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष बनते ही खड़गे ने 47 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया, जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। यह कमेटी सीडब्ल्यूसी की ही तरह काम करेगी। असम के गोलपारा जिले में खुला मियां संग्रहालय उद्घाटन के 2 दिन बाद ही सील कर दिया गया है। आरोप है कि यह संग्रहालय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित एक घर में खोला गया था। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि संग्रहालय में खेती से संबंधित हल रखे गए थे। इस पर मियां समुदाय कैसे अपना दावा कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि संग्रहालय में रखे गए सामानों में लुंगी छोड़कर सब असमिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में यमुना घाट पर छठ पूजा को मंजूरी दे दी है। एलजी की मंजूरी के बाद श्रद्धालुओं के लिए घाट की साफ सफाई की जाएगी। एलजी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन घाटों पर छठ की पूजा होगी वहां दिल्ली सरकार साफ सफाई सुनिश्चित करे। एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गुमराह करने वाली बातों और समय से पहले प्रचार से बचने के लिए भी कहा। कल यानी गुरुवार को बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। सर्दियों के 6 महीने में बाबा केदारनाथ उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में निवास करेंगे और वहीं उनकी पूजा। उखी मठ तक बाबा केदार को डोली से ले जाया जाता है। रास्ते में रामपुर और गुप्तकाशी में बाबा केदार विश्राम करते हैं। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। नेटो देशों के बाद अब रूस ने भी आज परमाणु युद्ध का अभ्यास किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इस परमाणु युद्धाभ्यास को देखा, मतलब यह भी पूरा मैसेज दे रहे हैं। इसके बाद पुतिन ने कहा कि यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल के बाद पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट है। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने कहा है कि रूसी सेना दुश्मन को हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। दिन भर की खबरों के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास और नरेंद्र मोदी की एक और नोटबंदी का चैप्टर जो उन्हें 2024 का चुनाव जितवाएगी। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक और नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। दरअसल मैंने जिस नोटबंदी की बात की वो नोटबंदी है उस नोट की जो अरविंद केजरीवाल चलाना चाहते हैं। वो नोट अभी आया नहीं है, इसलिए नोटबंदी भी होगी या नहीं होगी, लेकिन वो नोटबंदी दरअसल पॉलिटिकल नोटबंदी, जो केजरीवाल नोट चलाना चाह रहे हैं उसको पॉलिटिकली बंद किया जाएगा। करेंगे क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी, क्योंकि उस नोट से वोट मिल सकते हैं केजरीवाल को, इसका भी आंकलन। 2024 के लिए लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई है बॉस कि अब केजरीवाल और ओवैसी जैसे नेता खुलकर खेल रहे हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें कहने के लिए तो सेक्युलर बताया जाता है, लेकिन वोटों के लिए क्या कर रहे हैं
इसे इनकी बातों से आप समझिए। एक तरफ आप दोनों को देखिए, आज दोनों का चैप्टर एक साथ खोल रहा हूं और यह बड़ा जरूरी है आपको समझना। एक तरफ है ओवैसी और दूसरी तरफ है केजरीवाल, और दोनों के लिए इस वक्त खुला खेल चल रहा है। इनको चाहिए मुस्लिम वोट सीधा, इनको चाहिए हिंदू वोट सीधा। दोनों ने एकदम क्लियर घोषणा कर दी एक तरीके से। इनको चाहिए हिजाबी पीएम, कि एक हिजाबी पहनने वाली महिला जो है वो पीएम बनेगी। इनको चाहिए गणेश लक्ष्मी जी वाला नोट चाहिए। ये अपने अलग लेवल की एक मांग लेकर आ गए। लेकिन 2024 के लिए इन नेताओं का जो खुला खेल चल रहा है उसमें इनके सामने कुछ बड़ी दिक्कतें भी हैं। फिर भी ये रिस्क लेकर क्यों एकदम खुला खेल रहे हैं, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस टेरिटरी में घुस रहे हैं और खुलकर घुस रहे हैं, उनको पता है कि जब मैं बोल रहा हूं कि नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, उनको पता है कि मुस्लिम वोट मुझसे छिटक सकते, फिर भी खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि वो उस हिंदू वोट वाली टेरिटरी में घुस रहे हैं जहां पर कौन एकाधिकार बनाकर बैठा हुआ है, बीजेपी। और इसलिए मैंने कहा कि अगर बीजेपी को 2024 जीतना है तो ये जो नोट है ना, इसकी नोटबंदी करनी होगी पॉलिटिकली। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 1.1 ये दोनों जो करना चाह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है, इनको दिक्कत क्या आएगी, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट इनको आपको बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं, मतलब इसकी बड़ी वजह क्या है और कैसे करेंगे। पहले दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल की बात, एक एक करके दोनों की बात करूंगा। पहले बात कर रहा हूं कि दोनों क्या दिक्कत झेलने वाले हैं। खुल के खेल तो रहे हैं लेकिन दिक्कत आएगी। केजरीवाल जी ने आज कह दिया कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो है। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में है, डॉलर के मुकाबले रुपया हर दिन कमजोर हो रहा है, इसलिए इसमें सुधार करने के लिए केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए और नए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप देनी चाहिए। पहले एक बार उनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, क्यों हम कह रहे हैं कि केजरीवाल और ओवैसी खुला खेल रहे हैं। पहले केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। जब वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ है और अगर नोट में लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लग जाएगी तो अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, तो बेसिकली वो ये जानते तो हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगने से अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन वो इस जो एक तरीके से कहिए उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा कि वो एक मैसेज ये भी दे दे रहे हैं कि मुसलमान जिसको मानते हैं, मान लीजिए 786 को मानते हैं, उससे जो है अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। सिख जिसको मानते हैं उनकी फोटो लगा देने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। ईसाई जिसको मानते हैं जीसस क्राइस्ट, उनको उनकी फोटो लगा देने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। वो कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के देवी देवता लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाएगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। मतलब आप देख रहे हैं, मतलब खुल के सीधा हिंदुओं के साथ आ गए। और उनको पता है कि इस तरह की बातों से, हिंदुत्व कार्ड खेलने से उनके मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। फिर भी केजरीवाल ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर 2024 के लिए लड़ाई में आना है तो उन वोटों में भी
अपना शेयर बनाना पड़ेगा जिन वोटों पर फिलहाल बीजेपी का एकाधिकार है। हिंदू वोट लोग 80-20 करते हैं, मुस्लिम वोट के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि केजरीवाल ये क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस देश के अंदर, और ये कायदे से वैसे समझाना नहीं चाहिए, लेकिन इस देश की पॉलिटिक्स अब इस तरह से चल रही है कि हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, इस पर जो है नेता पूरी तरीके से खुलकर फोकस करने लगे हैं, इसलिए आपको समझा रहा हूं। हिंदू वोट के लिए जो पार्टी अपने आप को क्लेम करती है कि मैं पूरी तरह से हिंदुओं के लिए स्टैंड लेती हूं, खड़ी होती, जिस पर आरोप भी लगता है कि भाई हिंदूवादी सरकार चल रही है, वो बीजेपी है। एक पार्टी होती थी शिवसेना, वो भी आज की डेट में जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किया, जिस तरह के लेवल पर वो चले गए, ये भी कट गया। दूसरी कौन पार्टी है जिसको आप कहते हैं कि हिंदुओं के लिए खड़ी हो रही है, या हिंदू वोटर जो है वो उस पार्टी की तरफ खुलकर चला जाएगा। मुस्लिम वोट के लिए आप देखिए, आप नाम लेते जाइए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आप टीएमसी की बात कर लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे आप बीएसपी कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस कर लीजिए, चाहे आप एआईएमआईएम कर लीजिए, चाहे आप जितनी पार्टियों के नाम ले लीजिए, ये 20% वोट शेयर है मान लीजिए, और ये 80% है। ये 80% में एक पार्टी जो है उसने खुला अपना आधिपत्य जमा रखा है। ये 20% के लिए मारामारी, और यहां और नाम आ सकते हैं, मैं तो आपको कुछ बता रहा हूं जो लगे पड़े। इसलिए आम आदमी पार्टी अब कूदकर पाला बदल रही है, और वो कूदकर यहां आना चाह रही है कि बीजेपी के अलावा हम भी एक कंटेंडर हैं। क्यों? 20% में 10 लोग खड़े हैं तो कितना, 2% ही ना मिलना है। लेकिन ये जिस पिच पर वो खेल रहे हैं, बीजेपी की पिच पर, वो पिच बाउंस से भरी हुई है। केजरीवाल जी के लिए बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के साथ उनका इतिहास भी है। अरविंद केजरीवाल ने जब नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बात की, तो कुछ लोग केजरीवाल जी को उनकी ही पुरानी बातें याद दिलाने लगे, और वो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। उनका इतिहास जो है वो आड़े आएगा। 10 बार, 1000 बार उनके वीडियोस दिखाए जाएंगे कि आप पहले कुछ और कहते थे, आप कुछ और कह रहे हैं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है तो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। यही केजरीवाल, उन पर आरोप लग रहा है कि पहले हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं पर टिप्पणी करते थे, कैसी कैसी। जैसे एक आप 2019 का उनका एक ट्वीट देखिए, लिखा है समवन सेंट दिस, झाड़ू से स्वास्तिक को मारने वाली फोटो पोस्ट की गई। आज हजारों लोगों ने यह ट्वीट जो है वो रेल दिया एकदम, लो देखो तुमने क्या किया। ये उनकी चुनौती है बॉस। आज आप लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात कीजिएगा और पिछला लोग एकदम से भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने वीडियो भी हैं जिसमें वो राम मंदिर के बारे में ऐसे बयान दे रहे थे जिससे राम मंदिर को लेकर विरोध नजर आता है। आज लोग वो पुराने बयान याद दिला रहे हैं, एक बार सुनिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? यानी पूरा देश जब राम मंदिर की बात कर रहा था तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये मंदिर, मस्जिद, स्टैच्यू बनाने से कुछ नहीं होगा, स्कूल, अस्पताल, पुल बनाने चाहिए। वो वाला बयान भी आज लोग जो है वो धड़ाधड़ ट्वीट मार रहे हैं। सुनिए। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैच्यू बनाने से नहीं होगी, अस्पताल, स्कूल, सिग्नेचर ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी दोस्तों। तो आज लोग पूछ रहे हैं कि अगर देश की तरक्की स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने से होती है तो अर्थव्यवस्था की तरक्की के लिए लक्ष्मी जी, गणेश जी की फोटो क्यों? किसी स्कूल की फोटो लगा दीजिए, किसी अस्पताल की फोटो लगा दीजिए। ये लोग पूछ रहे हैं, यही उनकी दिक्कत आएगी। पिछला इतना लंबा चौड़ा है कि अगला उनको अगर इसी पिच पर खेलना है तो बहुत लंबी पारी खेलनी होगी, तब जाकर लोगों को विश्वास आएगा कि इसमें कट्टर ईमानदारी है कि नहीं जो वो कह रहे हैं उसके अंदर। इसी तरह से केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनकी शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने 2018 के एक इंटरव्यू में कहा था
कि राम मंदिर पर उनका स्टैंड यह है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों तरफ से पूछ लेना चाहिए और दोनों की सहमति हो तो वहां एक यूनिवर्सिटी बन जाए जहां सबके बच्चे पढ़ें। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से आएगा। यही पुरानी बातें याद दिला दिला कर लोग पूछ रहे हैं कि अब जब हिंदू वोट की अहमियत समझ में आई तो खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में ऐसे नेता लग गए हैं जो कभी खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, कभी राम भक्त बताते हैं, कभी नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की बात करते हैं। ऐसे ही जैसे केजरीवाल जी की समस्या जो मैं आपको कह रहा था कि दोनों का बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या था कि दिक्कत क्या आएगी, तो केजरीवाल जी की दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत है उनका इतिहास, जो उन्होंने बातें कही। लेकिन इससे पहले भी उनके ऊपर जब इस तरह की चीजें कही गई हैं कि आप तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आपने फलानी चीज कहा था वो नहीं करेंगे लेकिन कर लिया, तो वो उन चीजों से निकले हैं। तो क्या यह संभव है कि वो आगे जो है वो हिंदू वोट में सेंध लगा देंगे, बीजेपी के लिए डैमेज कर देंगे वहां? ये अभी देखना होगा। लेकिन वो क्यों ये कर रहे हैं अभी उस पर आऊंगा। पहले ओवैसी की दिक्कत, केजरीवाल जी की दिक्कत सुन ली, अब ओवैसी जी की दिक्कत सुनी। ये बार बार हिजाबी पीएम की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब पूरी दुनिया हिजाब के खिलाफ ईरान की महिलाओं की आवाज उठा रही है। उस वक्त भी ओवैसी बार बार हिजाब के सपोर्ट में बोल रहे हैं और बेटियों पर जबरन हिजाब थोपना चाहते हैं। एक बार फिर ओवैसी ने कहा है कि एक दिन इस देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बने। पहले एक बार उनका बयान सुन लीजिए, फिर ओवैसी के मैं बताऊंगा कि ऐसे नैरेटिव बनाकर 2024 के लिए कैसे खुला खेल खेलने में उन्हें दिक्कत आने वाली है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। बोले हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है। अब ओवैसी साहब की दिक्कत क्या है? ओवैसी साहब की दिक्कत यह है कि यहां कुछ है मुंह पर और यहां कुछ है, यह मैच नहीं हो रहा। इधर तार जैसे टच हो रहा है भग से स्पार्क हो जाता है, आग फेंक दे रहा है और यह पब्लिक को दिख रहा है। मैं बताता हूं, वो हिजाबी पीएम कह रहे हैं कि महिला बनेगी और हिजाबी पीएम बनेगी। उसमें उनका टारगेट क्या है? सीधे सीधे मुस्लिम वोट में एएमआईएम जो घुस रही है, ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी का टारगेट समझिए, बड़ा सिंपल है। नंबर 1 महिला वोट। जैसे वो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि उनके साथ जो सीक्रेट वोटिंग होती है, चुपे चाप जाके वोट डाल दो, वो महिलाएं वोट डालती हैं। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी जाकर वोट डालाती। ओवैसी उस पिच पर खेलना चाह रहे हैं कि महिला वोट जो है उसको लो, कि हिजाबी महिला जो है वो पीएम बनेगी। और दूसरा जो कट्टर वोट है, कट्टर मुसलमानों का वोट है, वो अपनी तरफ करो। ये है, ये भाई है, ये जो बात कर रहा है हिजाबी महिला की बात कर रहा है। क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां, जो मैंने अभी आपको लिस्ट गिनाई थी, वो क्या कहती थी? हम आएंगे तो मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। ओवैसी क्या कह रहे हैं कि मेरी तो पूरी पार्टी ही मुसलमान की है और मैं आऊंगा तो मुसलमान के लिए कुछ करूंगा, तो करूंगा ही, मुस्लिम पीएम बना दूंगा। समझ रहे हैं? तो सीधा मुसलमान को वो सपना दिखा रहे हैं जो ना कांग्रेस दिखा रही थी, ना आम आदमी पार्टी दिखा रही थी, ना बीएसपी, ना सपा, कोई नहीं दिखा रहा था। ये वो सपना दिखा रहा था। लेकिन दिक्कत कहां है? पहले दिक्कत सुनिए। डबल स्टैंडर्ड की दिक्कत। महिला की बात कर रहे हैं, हिजाबी महिला की बात कर रहे हैं, और उनकी पार्टी में क्या हाल है पहले सुनिए। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पुरुष है, महिला नहीं है, हिजाब नहीं पहने। सैयद अहमद पाशा कादरी महासचिव है, महिला नहीं। वारिस पठान राष्ट्रीय प्रवक्ता, महिला नहीं। असीम वकार राष्ट्रीय प्रवक्ता, पुरुष। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता, पुरुष। उस्मान गनी हुमनाबाद कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, पुरुष। वकील अहमद तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष, महिला नहीं है। सबीर भाई काबुलीवाला गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, महिला नहीं है। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, महिला नहीं है। मोहम्मद शाकिर अंसारी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, एक और पुरुष। अख्तरुल ईमान बिहार प्रदेश अध्यक्ष, एक और पुरुष।
कलीमुल हफीज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, ये भाई साहब भी महिला नहीं है। शौकत अली यूपी प्रदेश के अध्यक्ष, यहां भी महिला को जिम्मेदारी नहीं दी। नैयर काजमी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, यहां भी महिलाओं को चुनौती सामने से पेश करने के लिए नहीं उतारा। ये हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी। पार्टी के अंदर जो आदमी एक महिला हिजाब पहने या ना पहने उसको अध्यक्ष नहीं बना पा रहा किसी प्रदेश का, किसी रीजन का, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर महिला को बनाने की, हिजाबी महिला को बनाने की बात कर रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड पब्लिक को दिख रहा है बॉस। पॉलिटिक्स में आप कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। ओवैसी के पार्टी संगठन के अंदर अहम पदों पर कोई महिला नहीं। जो लोग हिजाबी पीएम बनाने की कस्में खा रहे हैं उन्हें कम से कम अपनी पार्टी के अहम पदों में कुछ पद तो महिलाओं को दे देने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो विधायक या सांसद ही महिला को बना देते, क्योंकि वहां भी नीलबटे सन्नाटा। ये AIMIM की हालत देखिए, ये ओवैसी साहब की जो पार्टी आप देख रहे हैं इसके अंदर महिलाओं की हालत देख लीजिए आप कि क्या इन्होंने महिलाओं के लिए किया है। फिर जब ये अगली बार बोले हिजाब वाली महिला तो आप कहिएगा कि भैया पहले पार्टी में करके दिखाओ। इनके सांसद 2 महिला, इसमें आपको बताता जाऊंगा कि कितनी है। महिला 0 अंडा, एक भी महिला सांसद नहीं। इनके विधायक कितने हैं AIMIM के? इनके विधायक हैं 14 महिला विधायक 0 अंडा। बिहार में विधायक, ये बिहार में देखिए, बिहार में विधायक कितने हैं भाई? 5, 4 अब आरजेडी में चले गए हैं। अब इसको क्या एक ही कर दीजिए फिर, पहले 5 थे अब 1 हो गए, 4 तो चले गए आरजेडी में। महिला 0। तेलंगाना में विधायक 7, महिला 0। महाराष्ट्र में विधायक 2, महिला 0। भाई ना एक सांसद महिला बना पा रहे हो, ना एक विधायक महिला बना पा रहे हो, और पीएम महिला को बनाओगे, वो भी हिजाबी महिला को। पहले सांसद बनेगी महिला तब ना भाई पीएम के पद पे पहुंचेगी। लेकिन ये लोग, बताऊं, जिसके उड़ गए ना ये बाल, उसको कंघी बेच रहे हैं। गुजरात में अब तक 5 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान ओवैसी की पार्टी ने किया है। इन सीटों में भी कोई हिजाबी महिला नहीं। अहमदाबाद के बापू नगर से शहनवाज खान पठान, सूरत की लिंबायत सीट से अब्दुल बशीर शेख, अहमदाबाद की जमालपुर खड़िया सीट से प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला, अहमदाबाद की दानी लिमदा सीट से दलित समुदाय की महिला कौशिका परमार, सूरत पूर्व से वसीम कुरैशी। यानी ये सब बातें सबके सामने हैं, फिर भी ओवैसी हिजाबी पीएम की अगर बात कर रहे हैं तो वो मुसलमानों के अंदर यही सोच भरना चाहते हैं कि बाकी पार्टियां तो मुसलमानों की स्थिति सुधारने की बातें करती हैं, लेकिन ओवैसी सीधे हिजाबी पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मुस्लिम वोट सीधे तौर पर ओवैसी को अपना सबसे बड़ा हमदर्द माने और वो मुसलमान के जो वोट हैं उसके इकलौते ठेकेदार बन जाएं, ये वो चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है बॉस कि आप चाहते हैं, लेकिन भगवान ने लोगों को ये भी दिया, ये भी दिया और ये भी दिया। अब वो पाठशाला में सब देख रहे हैं और सब एनालाइज कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं और जो हो रहा है मैच नहीं हो रहा बॉस। तो उनकी दिक्कत मैच नहीं होने की है, केजरीवाल जी की दिक्कत पुराने बयानों की। फिर केजरीवाल जी पे लौटते हैं, अभी दोनों का लाइव साथ में चल रहा है। केजरीवाल जी की राजनीतिक सोच है कि अल्पसंख्यक वोट के साथ साथ अगर बहुसंख्यक वोट में भी धर्म की राजनीति से उन्हें सेंध लगाने का मौका मिलता है तो इसे भी ट्राई कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले केजरीवाल ने अपने एक मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया था, जबकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे मंत्री अब भी पद पर बने हुए हैं। सत्येंद्र जैन तो जेल में है, फिर भी पद पर है। जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं वो आज भी मंत्री हैं, लेकिन जिस मंत्री का इस्तीफा दिलवाया गया उनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम। दशहरे के दिन दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम के एक कार्यक्रम से विवाद हो गया। आरोप लगा कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली बातें की गई। वहां पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने वालों को शपथ दिलाई गई, जिसमें यह कहा गया कि वो लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, ना ही उन्हें भगवान माने। इसी के बाद केजरीवाल के विरोधियों ने उनसे सवाल किए। गुजरात चुनाव के बीच यह घटनाक्रम केजरीवाल की राजनीति के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता था।
सवाल यही है कि अब केजरीवाल ने जो हिंदुत्व कार्ड खेला है, क्या वो इसी सबको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? केजरीवाल के लिए दूर की सोच 2024 है और इसमें गुजरात एक बड़े प्रयोग के तौर पर है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि केजरीवाल 2024 नहीं 2029 पे फोकस कर रहे हैं और इसलिए किसी को अगर यह लगे कि हिंदू अचानक उनको वोट क्यों करने लगेगा, वो 2024 नहीं 2029 के लिए अगर ये प्रयोग शुरू कर रहे हैं और ये प्रयास शुरू कर रहे हैं, तो तब तक परिस्थिति क्या होगी ये कोई नहीं कह सकता। केजरीवाल हिंदुत्व वाली राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि गुजरात के पिछले चुनाव के आंकड़ों से उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखती है और मैं आपको वो आंकड़े बताता हूं जो आपको बताएंगे कि केजरीवाल को इस हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स का गुजरात में क्या फायदा दिखता है। गुजरात में कितनी सीटें हैं? 182 सीट वाली विधानसभा है गुजरात के अंदर, जहां अभी चुनाव होना है। 2017 का जो चुनाव था, 2017 के चुनाव में गुजरात के अंदर 33 सीट ऐसी थी जहां जीत का अंतर जो है, ये यहां जीत का अंतर लिख देता हूं, जीत का अंतर इन 33 सीटों पर 5000 वोट से भी कम था। अब आप ये समझिए, ये 5000 वोट से कम होना, इसका मतलब यह है कि बॉस खेल कहीं भी जा सकता है। इस 33 में से 16 बीजेपी ने जीती थी और 17 कांग्रेस ने जीती थी। अब आप समझिए कि केजरीवाल जी को क्या उम्मीद की किरण दिख रही है। उनको यह दिख रहा है कि 5000 वोट अगर इधर से उधर हुए और इस बार तो ट्रायंगुलर फाइट होनी है, तो वो खेल कर सकते हैं कितनी सीटों पर? 33 सीट पर। लेकिन ये 5000 वोट, ऐसा तो नहीं होगा कि एक मुस्लिम वोट होंगे, इसमें हिंदू वोट भी होंगे और वो ये चाहते हैं कि वो यहां अगर सेंध लगा दें इन 5000 वोट में, तो खेला हो सकता है। वो कांग्रेस की कुछ सीटों में घुस सकते हैं, वो बीजेपी की कुछ सीटों में घुस सकते हैं। वो बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि 5000 वोट का मतलब है 2 से 3% वोट किसी विधानसभा में, और 1% भी इधर से उधर हुआ तो नतीजा बदल सकता है। करीब 15 सीट ऐसी थी, अभी और सुनिए, 15 सीट ऐसी थी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी ने 3000 वोट से कम के मार्जिन से जीता था। अभी तो 5000 बता रहा था बॉस, ये तो 3000 है, यहां तो और खेल हो सकता है। अगर यह सीट कांग्रेस के पास जाती तो 2017 के चुनाव का नतीजा ही बदल जाता। अब आप सोचिए कि 3000 वोट हैं, सिर्फ 3000। अब इस 3000 में से भी अगर 2000 लोगों को भी यह लग गया कि यार नोट में लक्ष्मी जी गणेश जी तो होने चाहिए, तो कीमत हार या जीत की कौन चुकाएगा, तो समझ लीजिए। विधानसभा में हार जीत के अंतर अगर 20,000 वोट तक हैं तो कड़ा मुकाबला माना जाता है। अगर इससे ऊपर अंतर है तो सॉलिड जीत तय मानी जाती है। अगर बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़े देखिए तो कांग्रेस की, अगर आप देखेंगे 2017 का बता रहा हूं, कांग्रेस की 77% सीट ऐसी है जो 20,000 वोट से कम के मार्जिन से उन्होंने जीती। 77% सीट कांग्रेस की ऐसी है जो 20,000 के कम से कम के मार्जिन में जीती है। मतलब बहुत सेफ जीत नहीं है। और बीजेपी के लिए अगर आप ये देखिएगा तो 57% सीट ऐसी है जो 20,000 के ज्यादा से ज्यादा के अंतर से जीती। मतलब बीजेपी के लिए 43% सीट ऐसी है जहां 20,000 20K इससे कम के मार्जिन से वो जीते। अरविंद केजरीवाल यही देख रहे हैं। यहां सीधे 77%, यहां 43% सीट ऐसी है जहां घुसा जा सकता है। तो खेल है बॉस, ये सब समझना पड़ता है। समझने के लिए पाठशाला में आना पड़ता है। वैसे केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की जो बात कही है उसका मामला बहुत क्लियर है, क्योंकि इस तरह की मांगे पहले भी की जा चुकी हैं जिसमें महात्मा गांधी की फोटो के अलावा किसी और की भी फोटो लगाने की मांग की गई थी। थोड़ा आपको इतिहास भी बता देता हूं, नोट पर कुछ और छपने की मांग कब कब हुई। 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैनल नोट पर किसी और की फोटो लगाने के खिलाफ है।
2016 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में कहा था कि यूपीए सरकार में एक कमेटी बनी थी जिसने निर्णय किया था कि नोट की फोटो में बदलाव की जरूरत नहीं है। सितंबर 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने करेंसी नोट्स पर गांधी जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर प्रिंट करने को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। अप्रैल 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी नेताजी की फोटो को करेंसी नोट पर छापने की पीआईएल को नामंजूर किया था। जून 2022 में आरबीआई ने भी उन रिपोर्ट्स का खंडन किया था कि नोट्स में अब टैगोर और कलाम की फोटो छापने पर विचार किया जा रहा है। नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो का भी एक इतिहास है, वो भी आपको जानना चाहिए। भारत के नोटों पर महात्मा गांधी भी हमेशा से नहीं थे, यह इतिहास आपको जानना चाहिए। आजादी से पहले नोटों पर ब्रिटेन के किंग की फोटो रहती थी। आजादी के बाद सबको लगा कि नोटों पर फोटो को बदलना चाहिए। भाई अंग्रेज गए, अपना फोटो ले जाओ, नहीं चाहिए, नए नोट पे नया कोई होगा। इसके लिए नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो छापने का सुझाव दिया गया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सहमति नहीं बनी। सब लोग नहीं माने कि बापू की फोटो होनी चाहिए। मामला अटक गया। 1969 में जब महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल पूरे हुए, तब आरबीआई ने पहली बार महात्मा गांधी की फोटो डाली। 100 रुपए का नोट जारी किया जिसमें महात्मा गांधी की फोटो थी, 1969 में पहली बार। इसके बाद 1987 में जब 500 रुपए का नोट जारी हुआ तो उसमें भी महात्मा गांधी की फोटो प्रिंट की गई। उसके बाद लगातार बापू की फोटो नोटों पर लगती रही। महात्मा गांधी की फोटो वाली नोटों से पहले नोटों पर अलग अलग डिजाइन और इमेज का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे 1949 में 1 रुपए का नया नोट जारी हुआ था जिसमें अशोक स्तंभ छपा था। 1953 से नए नोटों पर हिंदी को प्रमुख तौर पर दिखाया गया। 1954 में 5000 और 10,000 के नोट जारी हुए। 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया और 10,000 के नोट पर अशोक स्तंभ थे। इन नोटों की नोटबंदी 1978 में कर दी गई थी। नेताओं के बारे में आपने सुन लिया, किसके सामने क्या दिक्कत है ये बता दिया। वो उस दिक्कत को कैसे धोएंगे ये वो जाने। लेकिन अगर आप अपने बाल शैंपू से धोते हैं तो पहले अब ये क्लास देखिए, क्योंकि आज आपको उस शैंपू के बारे में बताऊंगा जिसे सिर में लगाने से कैंसर हो सकता है। अगली बार शैंपू से बाल धोएं तो ये चैप्टर जरूर देखिए, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में ऐसा मामला आया है जहां पर शैंपू के कई ब्रांड को इतना खतरनाक बताया गया कि उनसे कैंसर भी फैल सकता है। शैंपू के ऐसे ब्रांड बेचने वाली कंपनी को अपने प्रोडक्ट को मार्केट से हटाना पड़ा। दुनिया की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है यूनिलीवर। यूनिलीवर को अपने प्रोडक्ट डव, नेक्सस, स्वेव और ट्रेस्मे, ये इन सब की तरह के कई एरोसोल ड्राई शैंपू ब्रांड्स को अमेरिकी और कनाडा के बाजार से हटाना पड़ा। इन प्रोडक्ट्स को वापस करना पड़ा। कंपनी ने इस तरह के उन प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाया जो अक्टूबर 2021 से पहले बने। यूनिलीवर को अपने मशहूर प्रोडक्ट को बाजार से इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि इन प्रोडक्ट में कैंसर पैदा करने वाला केमिकल पाया गया। इनमें बेंजीन मिला, जिस बेंजीन की बात कर रहा हूं उसे कार्सिनोजेनिक कहा जाता है, जिसका मतलब है कंपाउंड जिससे कैंसर हो सकता है। इन शैंपू में वो मिला। संपर्क में आने से सांस, त्वचा के माध्यम से बेंजीन आपके शरीर में घुस सकता है। एक बार शरीर में घुसने के बाद बेंजीन आपके अंगों से रिएक्ट कर सकता है, जिससे ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। केमिकल जगत में बेंजीन एक आम कंपाउंड है जिसकी जानकारी प्रोडक्ट बनाने वाले को सामान्य तौर पर होती है। केमिकल जगत में यह भी बहुत सामान्य सा फैक्ट है कि बेंजीन कार्सिनोजेनिक है, यानी बेंजीन से कैंसर हो सकता है। यह सबको पता भी है। इसके बावजूद इतनी बड़ी कंपनी को इतनी सामान्य सी जानकारी ना होना, जिससे करोड़ों जानों का खतरा है, यह काफी हैरान करने वाला है। प्रोडक्ट के रिलीज होने के 1 साल बाद कंपनी को इतनी बड़ी गलती का पता चला। इस दौरान अमेरिका और कनाडा में न जाने कितने लोगों ने कितनी बार डव से या दूसरे जो शैंपू हैं, ड्राई शैंपू, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि यूनिलीवर को अब तक इस प्रोडक्ट से किसी तरह के दुष्प्रभाव की रिपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन कंपनी का कहना है कि उसने एहतियातन इन प्रोडक्ट को मार्केट से हटा लिया है। अमेरिका में यूनिलीवर के शैंपू ब्रांड्स की जांच वहीं की
वैलीश्योर नाम की एक एनालिटिकल लैब ने की थी। यूनिलीवर ने जिन प्रोडक्ट को मार्केट से हटाया उसमें ज्यादातर ड्राई शैंपू हैं। हम और आप जिस शैंपू के बारे में जानते हैं वो लिक्विड शैंपू होता है, हाथ में लिया और लगाया। ड्राई शैंपू अलग होता है। लिक्विड शैंपू वो होता है जिसे पानी लगाकर झाग बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ड्राई शैंपू कैसा होता है वो आपको दिख रहा है। उन्हीं का ऐड दिखा रहा हूं। इसमें बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है, स्प्रे की तरह बाल में मारा और हो गया, कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं है। इसको ड्राई शैंपू कहते हैं। आसान शब्दों में कहिए तो ड्राई शैंपू आपके परफ्यूम की तरह होता है। जिस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल परफ्यूम या किसी स्प्रे से निकलते हैं, उसी तरीके से ड्राई शैंपू से भी शैंपू निकलता है। ड्राई शैंपू की खास बात यह होती है कि इसके इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरत नहीं होती और बिना पानी के ही बालों को धोया जा सकता है। मतलब अगर आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, नहा लिया, फिर लगा रहे यार बाल तो गंदा लग रहा है, तो हमारे यहाँ क्या है, नहाने दोबारा जाना पड़ता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ भी लोग करते हैं ड्राई शैंपू इस्तेमाल, लेकिन अभी उतना प्रचलन में नहीं है। वहाँ अमेरिका कनाडा में क्या है कि ड्राई शैंपू मारे झकाझक निकल ली। बाल धोने, सुखाने, सेट करने का समय नहीं है, तो ड्राई शैंपू इस्तेमाल कीजिए और निकलिए। यूनिलीवर के प्रोडक्ट भारत में भी बिकते हैं, इसलिए इसे लेकर काफी आशंका जताई जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी न तो भारत में ऐसे उत्पादों का निर्माण करती है और न ही उन्हें यहां बेचती है। लेकिन यह एक ऐसी खबर थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, क्योंकि शैंपू तो खैर हम सब करते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास, और इसमें आपको बताएंगे कि पीएम मोदी सूट बूट वाले दोस्तों पर करोड़ों का जुर्माना क्यों लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अक्सर उनकी सरकार को क्या बोलते हैं, सूट बूट की सरकार चल रही, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन की सरकार चल रही। यही सुनते हैं ना, अब अक्सर कहा जाता है ये तो सूट बूट वालों की सरकार है। आम आदमी की विरोधी है, उद्योगपतियों की हितैषी सरकार है। कुछ उद्योगपतियों के लिए ही सरकार काम करती है, लेकिन इस तरह का एजेंडा चलाने वालों ने उन फैसलों पर कुछ नहीं कहा जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों पर अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। तो जांच के बाद यही नरेंद्र मोदी सरकार के रहते हुए उन बड़े बड़े बिजनेसमैन को भारी भरकम पेनल्टी देनी पड़ रही है, हजारों करोड़ की। तो एक लाइन में खबर यह है कि जिस सरकार को कहा जाता है सूट बूट वाले दोस्तों की सरकार है, अगर ये वो सही मान लीजिए तो वो सूट बूट के दोस्तों वाली सरकार अपने सूट बूट के दोस्तों पर ही पेनल्टी ठोक रही है। कंपनियों की ट्रेड प्रैक्टिस की निगरानी करने वाली एक संस्था है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको सीसीआई कहते हैं। इसने हाल में बड़ी बड़ी कंपनियों पे जुर्माना ठोका है। क्यों ठोका है बताऊंगा। जैसे गूगल के बारे में तो आप सब जानते हैं ना। गूगल जो है, उस कंपनी पर इस सीसीआई ने एक हफ्ते में 2 बार जुर्माना लगाया है। एक बार लगाया, कुल जुर्माना जो है वो करीब 2274 करोड़ का है। पहली बार में 1337 करोड़ का जुर्माना लगा और दूसरी बार में गूगल पे जो जुर्माना लगा वो करीब 936 करोड़ का रुपया, 936 करोड़। तो एक हफ्ते के अंदर गूगल पे कितना करोड़ का जुर्माना लग गया? करीब 2274 करोड़ का जुर्माना लगा है। किस कंपनी पर? गूगल पर। बड़ी कंपनी है बॉस, सूट बूट वाले। इसके अलावा मेक माई ट्रिप MMT सुनते हैं ना, इस पे भी जुर्माना लगा है। मेक माई ट्रिप और गो ईबीबो, ये दोनों भाइयों पर 223 करोड़ का जुर्माना लगा है। इसके अलावा ओयो का भी नाम सुना होगा आपने, इसको बीच में डाल देता हूं। ओयो पे जुर्माना लगा है 168 करोड़ रुपए का। तो जो सूट बूट वाली सरकार है, और ये तो अभी हाल का बताया, अभी बताऊंगा इतिहास। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल पर एक ही हफ्ते में 2 बार जुर्माना क्यों लगा, पहले ये सुन लीजिए। गूगल पर 1337 करोड़ का पहला जुर्माना 20 अक्टूबर को लगा। गूगल को किस बात का दोषी पाया गया? गूगल पर आरोप लगा कि एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में उसका एकाधिकार है और कंपनी अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित कर रही है। मतलब जो छोटे प्लेयर हैं
उनको नुकसान हो रहा है वो रोकने के लिए उस सरकार ने फाइन लगा दिया, जिसको सूट बोर्ड वालों की सरकार बताते हैं। किसका हित बचाने के लिए? छोटे कंपनियों। यह भी आरोप लगा कि गूगल स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनियों को मजबूर करती है कि अपने उपकरण में पहले से ही गूगल की एप्लीकेशन डाल कर दें। इस वजह से गूगल को कंपटीशन देने वाली कंपनियों के हिस्से कुछ नहीं आता। गूगल पर लगे आरोपों की जांच की गई। सीसीआई ने इन आरोपों को सही पाया और आदेश दिया कि मोबाइल कंपनियों को इस शर्त पर गूगल प्ले स्टोर का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कि मोबाइल में पहले से ही गूगल की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो। गूगल मोबाइल निर्माता कंपनी को ऐसा कोई प्रलोभन नहीं देगा जिससे मोबाइल एप्लीकेशन में उसका वर्चस्व हो। गूगल यूजर्स को उसके पहले से इंस्टॉल्ड ऐप को हटाने से नहीं रोकेगा या हटाने का विकल्प देगा। जब किसी डिवाइस का शुरुआती सेटअप किया जाता है तो यूजर्स को यह विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने मुताबिक सर्च इंजन चुन सकें। यूजर्स के पास सेटिंग्स चुनने और डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदलने का विकल्प हो। गूगल प्ले स्टोर के जरिए डेवलपर्स को अपने ऐप वितरित करने की इजाजत देगा। मतलब हाथ पकड़कर काम नहीं कराओगे। जो छोटी कंपनियां हैं और जो कंज्यूमर है उसके हाथ में पावर दी गई और इन पे जुर्माना भी ठोक दिया गया। हालांकि अपनी सफाई में गूगल ने कहा कि वो इस प्रतिस्पर्धा में अकेला नहीं है। उनके एंड्रॉयड इकोसिस्टम का कंपटीशन एप्पल के iOS इकोसिस्टम से होता है। हालांकि सीसीआई ने कहा कि दोनों के बिजनेस मॉडल में काफी अंतर है, इसलिए दोनों में प्रतिस्पर्धा का सवाल नहीं उठता। इसके बाद 25 अक्टूबर 5 दिन बाद गूगल पर 936 करोड़ का जुर्माना फिर से लग गया। इस बार प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में, वो प्ले स्टोर नहीं होता जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, उस प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यवहार के लिए गूगल पर जुर्माना लगा। गूगल कंपनी पर यह आरोप लगा कि प्ले स्टोर और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंट्रोल की वजह से गूगल अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस गूगल पे को बढ़ावा देता है, जिससे गूगल पे की प्रतिस्पर्धा कंपनियों को नुकसान होता है। यह भी आरोप लगा कि मोबाइल में पहले से ही गूगल पे की ऐप इंस्टॉल रहती है, इससे भी गूगल पे को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है। आरोप यह भी लगा कि जिन ऐप को प्ले स्टोर में जगह चाहिए उन्हें प्ले स्टोर से पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह भी प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन है। गूगल के खिलाफ जांच में सीसीआई ने पाया कि गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड और इन ऐप परचेज के लिए गूगल के अलग अलग नियम हैं। गूगल ऐप डेवलपर से ज्यादा सर्विस फीस वसूल रहा है। यह भी पाया गया कि गूगल ऐप डेवलपर से सर्विस फी पर कोई समझौता नहीं करता, यानी लेना है तो लो वरना निकल लो। जांच में यह भी पता चला कि गूगल अनुचित और भेदभावपूर्ण मूल्य वसूलता है, जो नियमों का उल्लंघन है। गूगल पर आरोप सही पाए गए तो सीसीआई ने आदेश दिया कि गूगल को ऐप डेवलपर्स के लिए थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम की इजाजत देनी होगी। आयोग गूगल को निर्देश देता है कि वह प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को बंद करे, उससे दूर रहे। किसी भी यूजर को ऐप डेवलपर द्वारा दी गई सर्विस को इस्तेमाल करने से गूगल नहीं रोकेगा। प्ले स्टोर पर या किसी भी ऐप से मिले डेटा पर एक पारदर्शी पॉलिसी बनाएगा और प्ले स्टोर पर ऐप के जरिए जो डेटा मिला उसे डेवलपर से शेयर किया जाएगा। इतना ही नहीं, गूगल ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई शर्त न लगाए जो कि अनुचित हो, मनमानी हो, अतार्किक हो या पक्षपाती हो। हर चीज में पारदर्शिता बरतने के लिए गूगल से कह दिया गया। सीसीआई के फैसलों के बाद गूगल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उसने कहा कि हम अपने उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे क्या करना है इसके लिए निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं। गूगल का दावा है कि भारतीय डेवलपर्स को तकनीक सुरक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा से फायदा हुआ है जो एंड्रॉयड और गूगल पे प्रदान करते हैं। लागत कम रखते हुए हमारे मॉडल ने भारत के डिजिटल परिवर्तन को संचालित किया और करोड़ों भारतीयों तक पहुंच का विस्तार किया। यह गूगल की सफाई। बड़ी कंपनियों पर अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ने मरोड़ने को लेकर किस तरह से आरोप लगे और किस तरह से उन पर पेनल्टी लगाई गई है, इसके कुछ और उदाहरण बताता हूं। और उसी सूट बूट वाली सरकार ने लगाया है जिसके बारे में आप सुनते हैं। सीसीआई ने 19 अक्टूबर को ऑनलाइन ट्रैवल फर्म है मेक माई ट्रिप, जाते हैं ना मेक माई ट्रिप में टिकट बुक करते हैं, दिल तो रोमिंग है, अभी बिल भी रोमिंग है, इनका भरना है। गो इबीबो और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं देने वाली कंपनी ओयो पर, इन तीनों पर भारी भरकम जुर्माना लगा है। मेक माई ट्रिप और गो इबीबो पर 223 करोड़ और ओयो पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। मामला क्या था भाई? इन कंपनियों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने होटल वालों से एक ऐसा समझौता किया
जिसके तहत होटल वाले किसी और प्लेटफॉर्म या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत या उस कीमत से कम कीमत पर अपनी सर्विस नहीं देंगे जो कीमत मेक माई ट्रिप, गो इबीबो के प्लेटफॉर्म पर है। यानी जो प्राइस आपको मेक माई ट्रिप और गो इबीबो पर दिखती है, नाम ही ऐसा है, गो इबीबो बोलिए, गो इबीबो बोलिए, जो बोलिए, बोलने में ही जबान लड़खड़ा जा रही है। तो इन लोगों ने, भाई लोगों ने क्या कहा कि भाई जिस कीमत पर हम दिखाएंगे अपने ऐप पर या साइट पर, उससे कम पर होटल वाले अपनी सर्विस नहीं दे सकते। इस समझौते के तहत होटल पार्टनर को इस बात के लिए भी मजबूर किया गया कि वो मेक माई ट्रिप और गो इबीबो के प्लेटफॉर्म से बुक करने पर रूम जरूर देंगे। यह भी आरोप लगा कि मेक माई ट्रिप और गो इबीबो दोनों प्रीडेटरी प्राइसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी वो इतने कम दाम पर रूम दे रहे थे कि दूसरी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में टिकी ना पाएं और मार्केट से बाहर हो जाएं। आरोप यह भी लगा कि मेक माई ट्रिप और गो इबीबो अपने प्लेटफॉर्म के सर्च रिजल्ट में ओयो को टॉप पर रखता था। इससे बाकी होटल पार्टनर को नुकसान हो रहा था। आरोप यह भी लगा कि मेक माई ट्रिप और गो इबीबो रूम बुकिंग के वक्त होटल के नाम पर अपने कस्टमर से सर्विस फीस वसूल रहे थे, लेकिन यह फीस वो खुद रख लेते थे, उसे होटल को नहीं दिया जाता था। एक आरोप यह भी लगा कि मेक माई ट्रिप और गो इबीबो के साथ एक बार रजिस्टर होने के बाद होटल के पास ऐसा विकल्प नहीं था कि वो इस प्लेटफॉर्म से खुद को अलग कर सके। अगर कोई होटल मान लीजिए कहता था कि उसे मेक माई ट्रिप या गो इबीबो के प्लेटफॉर्म से हटना है, तो बजाय होटल को हटाने के ये कंपनियां उस होटल के रूम का स्टेटस नो रूम अवेलेबल कर देती थी या सोल्ड आउट कर देती थी। तो जैसे आप गए, आपने देखा रही तो सोल्ड आउट है, फिर उसको सर्च ही नहीं कीजिएगा, तो होटल वाले को नुकसान हो रहा था। तो होटल वाले अलग डर गए कि भैया इनसे तो हटने की बात करो तो नुकसान ही हो जाएगा। ऑनलाइन सर्विस देने वाली इन कंपनियों के खिलाफ सीसीआई ने 2019 में जांच के आदेश दिए। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि मेक माई ट्रिप और गो इबीबो होटल के साथ अपने एग्रीमेंट में बदलाव लाएं, अपने प्लेटफॉर्म पर सही और पारदर्शी तरीके से चलाएं। इस प्रक्रिया में जो भी बदलाव मेक माई ट्रिप और गो इबीबो करता है वो अपने होटल पार्टनर्स को बताएगा। तो एक तरफ पीएम मोदी बिजनेस में नियमों को कबाड़ बनाने वालों पर पेनल्टी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कबाड़ से करोड़ों की कमाई भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कबाड़ बेचकर देश को करोड़ों दे रहे हैं। कैसे, सुनिए पाठशाला का अगला चैप्टर। देश के सरकारी दफ्तरों का हाल क्या था ये सब जानते हैं। सालों से पड़ी फाइलें, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सरकारी दफ्तरों की पहचान थी। और इस कबाड़ को निकालने के लिए कोई नीति नहीं थी, कोई फैसले नहीं हो पाते, फैसले फाइलों में ही उलझ कर रह जाते थे। यह तो कोई सोच भी नहीं पाया था कि सरकारी दफ्तरों के कबाड़ से कमाई भी हो सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा करके दिखाया। आपको खबर हैरान कर देगी कि सरकारी दफ्तरों के कबाड़ से ही 250 करोड़ से ज्यादा कमाई हुई है। 250 करोड़ कबाड़ से कमाए गए। उस कबाड़ से जिसको कहां रखना है यह समझ नहीं आता था, उससे 250 करोड़ की लक्ष्मी आई। बड़ी रकम है भाई कबाड़ से। यह कैसे हुआ ये आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों की सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान का स्पेशल कैंपेन शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन के स्पेशल कैंपेन को 2 चरणों में बांटा गया। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक इसकी तैयारी की गई। मंत्रालयों और दफ्तरों को चिन्हित किया गया जहां सफाई करनी है और उसके बाद 2 अक्टूबर से सफाई अभियान शुरू हुआ। यह सफाई अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में केंद्रीय सचिवालय, रेलवे मंत्रालय, फिशरीज मिनिस्ट्री, कोल डिपार्टमेंट समेत कई मंत्रालय और विभागों ने हिस्सा लिया और इससे जो सफाई हुई उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अभी स्वच्छता अभियान के स्पेशल कैंपेन में 5 दिन बाकी हैं और इस कैंपेन से अब तक क्या हासिल हुआ है आपको जरा बताता हूं कि 25 अक्टूबर तक के आंकड़े क्या कहते हैं। कबाड़ से कमाई कैसे हुई अब आपको यह बताता हूं, सुनिए। कितनी कमाई हुई कबाड़ से? 254 करोड़ रुपए, 254 करोड़ रुपए। और अभी 5 दिन बचा हुआ है। लक्ष्य है कि 300 करोड़ तक हो जाएगा, जबकि 2021 में कचरे की सफाई से 2021 में
तब कमाई कितनी थी 2021 में? तब हुई थी 40 करोड़ और अब सीधे 300 करोड़ तक, मतलब पूरा कचरा निकाल दिया जा रहा है। सफाई की सफाई, कमाई की कमाई। और जो खाली जगह हुई है, आप सोचिए कितना वेस्ट गया है। जो फाइल्स और ई वेस्ट की सफाई से खाली हुई जगह है, वो खाली जगह कितनी है आपको पता है? वो खाली जगह जो है वो सफाई के बाद है 37 लाख वर्ग फीट। अब आप कहेंगे भैया ये तो बहुत बड़ा तुम आंकड़ा दे दिया, अब हम क्या समझें 37 लाख वर्ग फीट क्या होता है। अगर आप इसमें करीब 900 वर्ग फीट साइज के फ्लैट बनाने जाइएगा 2 BHK टाइप, तो कितने फ्लैट बन जाएंगे आपको पता है? इसमें 4111 फ्लैट बन सकते हैं। इतनी जगह का कचरा साफ हो गया। 4111 2 BHK फ्लैट बन सकते हैं। ये 900 वर्ग फीट अगर आप ले रहे हैं। अगर 200 वर्ग फीट साइज की दुकान बनाने जाइएगा तो इसमें कितनी दुकान बन जाएगी आपको पता है? 18,500 दुकान निकल आएगी। इतना कचरा निकाल दिया गया सरकारी दफ्तरों से। 2021 में कचरे की सफाई से 8 लाख वर्ग फीट खाली जगह हुई थी, इस बार 37 लाख वर्ग फीट। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में इतनी बड़ी जगह पर फाइलें और ई वेस्ट जैसे बेकार कंप्यूटर, टेलीफोन, प्रिंटर, फैक्स मशीन वगैरह पड़े हुए थे। अब इनको हटा दिया। सफाई की सफाई, कमाई की कमाई। यह कोई छोटा अभियान नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। स्वच्छता अभियान 68,363 साइट्स पर चलाया गया। 40 लाख से ज्यादा फाइल्स की समीक्षा की गई। इनमें से 31 लाख ई फाइल और 8 लाख से ज्यादा कागज वाली फाइलें थी। जनता की 3,20,000 शिकायतों, अपीलों का निपटारा किया गया। संसद सदस्यों के 5,416 संदर्भों यानी रेफरेंसेस का उत्तर दिया गया। 588 नियमों और प्रक्रियाओं को आसान किया गया। सफाई भी हुई, कमाई भी हुई और जो काम लटका हुआ था वो भी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सफाई अभियान में अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। जैसे गृह मंत्रालय ने 4,896 साइट्स पर सफाई करवाई। रक्षा मंत्रालय ने 4,578 जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया। रेल मंत्रालय ने 7,028 स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया। फार्मास्यूटिकल विभाग ने 5,974 जगहों पर सफाई करवाई। डाक विभाग ने 17,767 डाकघरों की सफाई करवाई। इस अभियान को मॉनिटर करने के लिए सभी मंत्रालयों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए और हर हफ्ते केंद्र सरकार के सचिव समीक्षा भी कर रहे थे कि सफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब सिर्फ करके छोड़ दिया। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतना कुछ हुआ है। मतलब पाठशाला में बता दिया, लेकिन उसके पहले आपको कितनों को पता था कि ये चल रहा है? जो लोग कहते हैं कि हर चीज इवेंट बना दिया जाता है, ये तो हो गया। अंदर ही अंदर सफाई, कमाई और काम तीनों हो गया, आपको पता ही नहीं चला। सिर्फ मंत्रालयों की फाइलें और ई वेस्ट का निपटारा करके 254 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अगर इसी तरह से बड़े पैमाने पर शहरों के कचरे की सफाई की जाए तो हजारों करोड़ की कमाई हो सकती है। मोदी सरकार ने इसके लिए रिपोर्ट तैयार करवाई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की नगर पालिकाओं से निकलने वाले रिसाइकेबल कचरे से सालाना 30,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। इस प्रक्रिया से 2025 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। रिपोर्ट में रिसाइकलेबल कचरे को डंपिंग ग्राउंड में फेंकने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई। गीले कचरे से मीथेन बनाकर सालाना 2,460 करोड़ की कमाई हो सकती है। सूखे कचरे की रिसाइकलिंग फैसिलिटी से सालाना 17,000 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। इन फैसिलिटी के रखरखाव और संचालन से 80 लाख दिन का रोजगार उत्पन्न होगा, यानी मनरेगा की तरह 80,000 लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल सकता है। शहरों में निकलने वाले कचरे का आज भी सही से मैनेजमेंट नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली या दूसरे शहरों में देखते हैं ना कि कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं। ये वही कचरा है जिसका अगर सही से मैनेजमेंट हो, रिसाइकलिंग हो, तो हजारों करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। लेकिन वो नहीं होता। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग सोचते हैं किससे क्या संदेश दिया जा सकता है और किससे क्या देश के लिए फायदा निकाला जा सकता है, वो उन्होंने कचरे में भी ढूंढ लिया। पाठशाला में आज के लिए इतना ही।